Hello everyone, I am Namit Kumari welcomes you all on Commerce Hurricanes. As you know, we are doing Indian economy on the eve of independence. आज इसी से रिलेटेड हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं. पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड आई होप आपने वो वीडियो देखी भी है. इन केस आपसे वो वीडियो मिस हुई है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की जर्नी जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी वो आई थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर, क्योंकि हमारे कंट्री में उस टाइम पर हाथ का काम होता था. मींस हाथ से सिलाई कढ़ाई बुनाई वगैरह किया जाता था. लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारी इस तरह की मार्केट को टोटली डिस्ट्रॉय किया. डिके का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है, कमी आ जाना हैंडीक्राफ्ट के अंदर. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. हमारे हैंडीक्राफ्ट जो थे वो डिके क्यों हो रहे थे? क्योंकि उस टाइम पर जो टैरिफ पॉलिसी थी, यानी कि जो टैक्सेस लगाए जाते थे वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट तरीके से लगाए जाते थे, उनमें भेदभाव किया जाता था. जैसे कि आप सबको पता होगा शायद कि हमारा जो इंडिया है वो रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत अच्छा सप्लायर है. यहाँ बहुत अच्छे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं लाइक जूट, कॉटन, है ना. तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में भेजते थे और बिना टैक्स के, विदाउट टैक्स, ठीक है. अब होता क्या था कि जैसे वो यहाँ से फ्री में रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, उनसे वो अच्छा फाइनल प्रोडक्ट बना के लाते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना के लाते थे और उसको फिर इंडिया में आकर बेचते थे, क्योंकि इंडिया में ह्यूज मार्केट थी उस टाइम पर. लेकिन जब उनका प्रोडक्ट इंग्लैंड से इंडिया आता था तब भी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था. तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट तो बहुत आसानी से इधर से उधर जा पा रहे थे. लेकिन अगर हमारे इंडियंस जो कि हैंडीक्राफ्ट में डील करते हैं वो अगर अपना प्रोडक्ट बाहर बेचना चाहते थे, उन पर हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे. ऐसा इसलिए किया जाता था कि इंडिया के प्रोडक्ट बाहर जा ही ना सके, क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स होगा ऑब्वियसली आपके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा आएगा और ये हर बिजनेसमैन के लिए आसान नहीं था इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस को बेयर करना. तो इस तरह के टैक्सेस पॉलिसी की वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे डिके होता चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया. नेक्स्ट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स. आपको सबको पता है कि पुराने टाइम पर राजा महाराजा होते थे और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी वो कहाँ जाते थे? राजा के दरबार में अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाते थे. बट ब्रिटिशर्स ने जो कोर्ट्स थी जो कि राजा के थ्रू चलाई जाती थी, प्रिंसली कोर्ट का मतलब जो राजा का दरबार होता है, उसको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया. क्योंकि राजा जो थे वो उनको जीतते जा रहे थे, उनके एरियाज़ पर कब्जा करते जा रहे थे, उनका रूल वहाँ पे चलना शुरू हो गया और इसकी वजह से लोग, जो आम जनता थी या प्रजा थी, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कहीं जा ही नहीं पाई और जैसा जैसा ब्रिटिशर्स ने चाहा उन्हें वैसा ही करना पड़ा. नेक्स्ट रीज़न क्या था? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंग्लैंड से बनकर इंडिया में आते थे तो ऑब्वियसली वो क्या होते थे? एक तो हाई क्वालिटी के होते थे और दूसरा लेस कॉस्टली होते थे. जबकि इंडियन प्रोडक्ट्स क्या होते थे? हाई कॉस्ट होता था, क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते थे, उसमें मेहनत लगती थी, तो वो हाथ, और उनकी जो क्वालिटी थी वो भी उतनी फाइन नहीं थी, अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल मार्केट जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और जो ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट था, मशीन मेड प्रोडक्ट था, वो मार्केट में अच्छा बिकने लगा और उनसे हमें कॉम्पिटिशन होने लगा. नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड. एज यू नो, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो लोगों की डिमांड भी चेंज होने लगी. अब लोगों को अच्छी क्वालिटी का और सस्ते दामों का प्रोडक्ट पसंद आने लगा तो वो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को परचेज करने लगे और इंडियन मार्केट जो थी उसमें जो प्रोडक्ट मिल रहे थे उनको उन्होंने नज़रअंदाज करना शुरू किया. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने में. रीज़न क्या था? उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने रेलवेज चला दी इंडिया के अंदर. अब रेलवे क्या था कि बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोडक्ट ले जा सकता था, ठीक है. अब जो इंडियन थे वो हैंडीक्राफ्ट बनाते ज़रूर थे बट उनकी मार्केट लिमिटेड होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर अपना प्रोडक्ट नहीं भेज पाते थे. अगर भेजना भी चाहें तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी. मगर ब्रिटिशर्स क्या करते थे? सस्ते में अपने रेलवेज़ के थ्रू प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते थे. उनकी मार्केट एक्सपैंड होने लगी, उनकी डिमांड बढ़ने लगी और इनडायरेक्टली उन्होंने किस पे इफेक्ट डाला? हमारे इंडियन मार्केट पर, ठीक है. हमारे ही कंट्री में रहते हुए उन्होंने हमारे ही इंडियंस की मार्केट को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे इंडिया पर अपने प्रोडक्ट्स की मोनोपोली बनानी शुरू की. इसके बाद क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. ये तो हमने पढ़ा कि इंडिया के अंदर वो क्या कर रहे थे, मगर फॉरेन ट्रेड को भी वो हमारे अफेक्ट कर रहे थे. कैसे? फर्स्ट इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. यहाँ पर उन्होंने बहुत तगड़ी चाल खेली. उन्होंने क्या किया कि जो एक्सपोर्ट होता था, मतलब जब इंडिया से प्रोडक्ट बाहर जाता था
तो वो एक्सपोर्ट किसका करते थे? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल लाइक जूट, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। और उसके बाद वो इम्पोर्ट क्या करते थे इंडिया में? फाइनल प्रोडक्ट्स का। इम्पोर्ट का मतलब जब आप अपनी कंट्री में इंग्लैंड से कोई चीज़ लेकर आए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई? हालांकि इंडिया में उस टाइम पर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे और इंपोर्ट कम हो रहे थे, तो देखा जाए तो कंडीशन तो बहुत अच्छी है कि हम जो सामान बाहर भेज रहे हैं वो ज़्यादा जा रहा है और हम बाहर से जो सामान ला रहे हैं वो कम आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था जो कि सस्ते होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्ट हो रहा था वो फाइनल प्रोडक्ट का हो रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का हो रहा था, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। तो आप कॉस्टली चीज़ें खरीद रहे हो और सस्ती चीज़ें बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बैड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इनकम कम होगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? मोनोपोली करना शुरू किया इंडियन फॉरेन ट्रेड पर। इंडिया का जो फॉरेन में सामान जाता था उस पर उन्होंने मोनोपोली कैसे की? ऑब्वियसली हाई टैक्सेस लगाकर, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था टैक्स का रेट क्या होगा वो खुद डिसाइड करते थे। तो इंडिया से जो प्रोडक्ट बाहर भेजना चाहते हैं उन पर ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते थे, जिसकी वजह से इंडियंस को एक्सपेंसेस ज़्यादा होने लगे और धीरे धीरे उनकी मार्केट ख़त्म होने स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। यहाँ पर ट्रेड जो था वो सरप्लस था, मतलब कि बहुत ज़्यादा सामान इंडिया से बाहर बेचा जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया इस पॉइंट में कि एक्सपोर्टर हमारे ज़्यादा थे, मगर अगर एक्सपोर्ट से कुछ पैसा आता भी था तो वो किसके पास जाता था? ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स ही रूल चला रहे थे, वो हमारे ऊपर टैक्सेस लगाते थे। तो जितनी इनकम आप कमाओगे उस पर उतनी ज़्यादा टैक्स ब्रिटिशर्स लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बना कि चाहे हम इंडिया में प्रोडक्ट बेचें चाहे हम बाहर बेचें, दोनों ही कंडीशन में ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था और इंडस्ट्रियल मार्केट को नुकसान हो रहा था। आई होप यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। इसके आगे का हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।